हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस। तो हम बात कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कनकेव मिरर से जो इमेज मिलती है वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी थी। लास्ट लेक्चर तक हमने सारे के सारे जो इमेजेस थे जो आप कनकेव मिरर की मदद से निकाल सकते हो उनका रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया था। कहां पर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तब तुम्हें कब और कैसी इमेज मिलेगी वो सारी चीजें हमने चेक कर ली है कनकेव मिरर के लिए। अगर मैं तुम्हें हल्के से सारी चीजें बता दूं शॉर्ट के अंदर तो कुछ इस तरीके से काम होता है कि जब तुम कनकेव मिरर यूज करते हो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी जो इमेज होगी वो तुम्हें उसके प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी, मतलब वहां पर उसकी पोजीशन होगी। जो साइज होती है वो होगी काफी छोटी, मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी पर काफी बड़ा था, लेकिन जो एफ पर तुम्हें उसकी इमेज मिलती है वो काफी छोटी होती है, मतलब डिमिनाइज्ड एंड वेरी स्मॉल, तुम कह सकते हो एकदम पॉइंटेड मिलती है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इमेज के नेचर की, तो भाई कनकेव मिरर होने की वजह से तुम्हें मोस्ट ऑफ द केस के अंदर वहां पर भी जो पहली इमेज मिलेगी वो तुम्हारी रहने वाली है रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, कभी भी वो तुम्हें इरेक्ट नहीं मिलती है। इरेक्ट इमेज जो होगी वो ओनली वर्चुअल हो सकती है। सो रियल इमेज होगी और वो होगी तुम्हारी इरेक्ट। पहले केस के अंदर तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन बाकी के जब तुम आगे पढ़ोगे, जो बाकी के रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे, जब तुम उनको देखोगे तब तुम्हें यह चीज पता चल जाएगी जो इमेज मिलती है कनकेव मिरर से वो ऑलवेज रहती है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, फिर दूसरा केस हमने चेक किया जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाते हैं। नजदीक लाकर तुम्हें कहां पर रखना था? तो भाई सी से थोड़ा दूर, तो हम कह सकते हो बिहाइंड द सी। ओके, तो सी से थोड़ा दूर था, सी से पीछे की तरफ थी तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो उसकी जब तुम इमेज लेते हो कनकेव मिरर से तो वो इमेज तुम्हें मिलेगी सी एंड एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट से छोटी, एंड वो होगी वापस रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो सी से थोड़ा पीछे तो उसकी इमेज तुम्हें मिलती है सी एंड एफ के बीच में, इमेज तुम्हारी होती है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ओके, फिर बात आती है एग्जैक्ट सी पर रखने की। सी मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब तुम कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हम वहां पर डिनोट करते हैं ए बी से। ओके, वो हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, हम दो रेज निकाल रहे थे। ये सारी चीजें हम कई बार स्टडी कर चुके हैं, मैंने तुम्हें बता दी है। ओके, तो जब तुम एकदम सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज भी तुम्हें सी पर मिलती है, उसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट जितनी ही होगी, मतलब सेम साइज, एंड लास्ट में जो उसका नेचर होता है वो एज सेम रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो अब सी से अंदर की तरफ, मतलब सी एंड एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सी एंड एफ के बीच में रहता है तो उसकी इमेज तुम्हें मिलती है सी के पीछे, और इस बार जो तुम्हारी इमेज होगी उसकी साइज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, मतलब द साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज्ड। ओके, डन। उसके बाद नेचर तो फिर से सेम, रियल एंड इरेक्ट, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड ही होगा। उसके बाद बात आती है थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं, मतलब एफ पर। अब उल्टा केस, अगर इनफाइनाइट पर था तो एफ पर मिल रहा था, उसी तरीके से अगर एफ पर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज तुम्हें इनफाइनाइट पर मिलती है। हमने वहां पे स्टडी किया था जो दो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो पैरेलल होकर जा रहे थे, और जो पैरेलल रेज होते हैं उनको तुम ऐसा गैस कर सकते हो, ऐसा कंसीडर कर सकते हो, वो इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वहां पर तुम्हें इमेज मिलेगी जो काफी बड़ी होगी। सो पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, साइज ऑफ द इमेज वेरी इनलार्ज या फिर हाईली इनलार्ज्ड, और उसके बाद नेचर सेम रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। डन, काम खत्म। और लास्ट केस जो स्पेशल था कनकेव मिरर के लिए कि भाई बस एक ही पोजीशन ऐसी होती है जब तुम्हें कनकेव मिरर को यूज कर वर्चुअल इमेज मिल सकती है, और वो तुम्हारी पोजीशन थी एफ एंड पी के बीच में। जब तुम
किसी ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखते हो कनकेव मिरर के सामने, तो जो उसकी इमेज होती है वो तुम्हें मिलती है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे उसकी जो पोजीशन होगी, जो साइज होगी, वो बढ़ जाएगी। जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उससे तुम्हें बड़ी मिलेगी, मतलब इनलार्ज। इन जो नेचर होगा वो पहली दफा सिर्फ स्पेशल केस, इस बार तुम्हें रियल एंड इन्वर्टेड की बजाय मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इट वॉज योर लास्ट केस विद द कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर के अंदर ये चीज काफी अच्छी है कि भाई कनकेव मिरर आपको फ्लेक्सिबल इमेजेस देता है। जैसी भी आपको इमेज चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट के जितनी बड़ी चाहिए वो भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी चाहिए वो भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी चाहिए तो भी तुम्हें मिलेगी, तुम्हें रियल इमेज चाहिए तो भी तुम्हें कई सारे केस है जहां पर रियल इमेज मिलेगी, और अगर तुम्हें वर्चुअल इमेज चाहिए तो स्पेशल केस भी अवेलेबल है जिसकी मदद से तुम वर्चुअल इमेज भी निकाल पाओगे कनकेव मिरर को यूज करके। दैट्स व्हाई कनकेव मिरर काफी ज्यादा यूजफुल है, उससे आपको कई सारी वेराइटीज के अंदर इमेजेस मिलती है। तो कनकेव मिरर की इमेजेस नाउ आई एम श्योर कि तुम्हें अच्छी तरीके से निकालनी आती है, रे डायग्राम बनाना तुम्हें अच्छी तरीके से आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ये सारी चीजें एज इट इज तुम्हें भी याद कर कर रखनी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने ही वाला है या फिर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ही। और फिर से एक बार, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको काफी टफ माना जाता है, लेकिन अगर यहां पर तुम पूरा फोकस दोगे, अगर हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अच्छी तरीके से एंजॉय कर कर तुम सीखोगे इस चैप्टर को। तो आज के लेक्चर का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कि भाई कनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है काफी सारी थी जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो भाई ये कनकेव मिरर फाइनली यूज कहां पर होता है, इन सारी एप्लीकेशंस को तुम कहां पर यूज कर सकते हो, तो वही हम पहले देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन भी आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि भाई कनकेव मिरर के यूजेस बताओ। तो जो पहला यूज है कनकेव मिरर का वो होता है कि भाई सिंपल या फिर यूजुअली जनरली वो यूज होता है इन टॉर्च। टॉर्च के अंदर आप यूज कर सकते हो कनकेव मिरर को, या फिर आप यूज कर सकते हो सर्च लाइट के अंदर, या फिर तुम यूज कर सकते हो व्हीकल्स की हेडलाइट्स के अंदर। To get powerful parallel beam of light। तो भाई ये है कनकेव मिरर का पहला यूज कि भाई जनरली कनकेव मिरर यूज होता है टॉर्चेस के अंदर, अलग अलग तरह की सर्च लाइट्स के अंदर और व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर। और क्यों यूज होता है, क्योंकि आप कनकेव मिरर को यूज करके काफी पावरफुल एंड पैरेलल बीम लाइट का क्रिएट कर सकते हो। किस तरीके से क्रिएट होता है मैं आपको थोड़ा सा यहां पर फील देता हूं। देखो मान लो मैंने कनकेव मिरर यूज किया है, तो भाई ये देखो एक कनकेव मिरर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये कनकेव मिरर है, ओके, पीछे की जो सरफेस है उसको हम कोटिंग कर देते हैं। इस तरफ जो है मेरे साइड पर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या किया जाता है कि जो लैंप रहता है, जो तुम्हारे लाइट का हेडलाइट की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ओके, वही कॉन्सेप्ट सर्च लाइट के अंदर यूज हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है एज वेल एज सिर्फ किसी भी जनरल टॉर्च के अंदर। तो भाई इस तरीके से कनकेव मिरर अगर है और तुम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो एस की जो ये जो मैंने तुम्हें दिखाई है वो है कनकेव मिरर की आपकी जो होती है कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुम इस तरह की अरेंजमेंट करते हो, अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट के जिससे जो छोटा सा हम बल्ब यूज करेंगे या फिर जो छोटी सी लाइट होगी, अगर वो यहां पर सेट हो जाती है, और ये होना चाहिए उस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, और यहां पर कुछ सी होगा। देख रहे हो ये कनकेव मिरर है,
फिर तुम्हें क्या करना है भाई, तुम ऐसी अरेंजमेंट चाहिए कि जिससे जो बल्ब हो लाइट का वो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर रहना चाहिए। सो प्रिंसिपल फोकस पर यहां पर है ये बल्ब, इसको हम पीछे की तरफ दिखाते हैं। ओके, तो अगर बल्ब कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर रहता है, बल्ब मतलब आपका ऑब्जेक्ट जहां से लाइट निकलती है, तो यहां पर क्या हुआ देखो, जो ऑब्जेक्ट था वो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर से है, और जब तुम बल्ब को स्टार्ट करोगे तो बल्ब में से लाइट रेज निकलेंगे, और वो जो लाइट रेज है वो इस तरीके से कनकेव मिरर पर सारे के सारे पड़ेंगे, मतलब इंसिडेंट हो गए। ओके, दे विल फॉल ऑन अ कनकेव मिरर। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर है तो उसमें से जो लाइट्स निकलती है, उसमें से जो रेज निकलेंगे वो रिफ्लेक्शन होने के बाद जाएंगे इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पर जो रेज जाते हैं मतलब वो रेज कैसे हो गए, तो भाई वो रेज हो गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल फोकस पर जो ऑब्जेक्ट था उसमें से जो लाइट रेज निकलेंगे वो कनकेव मिरर पर जाएंगे, और जब तुम रिफ्लेक्शन के लॉस एंड जो कॉन्सेप्ट है उनको जब यूज करोगे तो भाई हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलती है, मतलब सारे के सारे रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने चाहिए, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो रेज जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पैरेलल। सो ये सारे के सारे रेज पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से। ये तो मैंने कुछ ही दिखाया। ओके, आप कई सारे बिलियंस ऑफ रेज कंसीडर कर सकते हो, इतने सारे रेज हो गए जो बल्ब के अंदर से निकलेंगे, कनकेव मिरर पर गिरेंगे और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे तुम्हें एक पैरेलल बीम मिलेगा। ठीक है, ये है लाइट से, तो ये आपको एक बड़ा सा पैरेलल बीम मिल जाएगा। So this is a फर्स्ट यूज ऑफ कनकेव मिरर, आपने आपको बताया। और फिर क्या करते थे भाई, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, हम उसके ऊपर फिर एक ग्लास का एक लेयर लगा देते हैं लाइट के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए। ओके, जैसे बाहर ऐसा एक लेयर भी होगा, यहां पर मैं उस लेयर को नहीं दिखाता हूं, मुझे बस अंदर का जो कोर था उसका कॉन्सेप्ट देखना था। सो इस तरीके से काम करता है। हेडलाइट के अंदर जो लैंप रहता है वो प्रिंसिपल फोकस पर होना चाहिए, सारे रेज जो निकलेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे और आपको एक पैरेलल बीम मिलेगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रहता है तो उसमें से निकलते हुए रेज पैरेलल हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम हेडलाइट के अंदर यूज कर सकते हैं कनकेव मिरर को। यही कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है टॉर्च के अंदर। अगर मैं यहां से पीछे ऐसे कर दूं तो एक टॉर्च बन गई, कहीं पे भी यूज कर लो, टॉर्च के अंदर, बाइक के अंदर, कार के अंदर जो प्रोजेक्शन हेडलैम्प होते हैं एक्चुअली में वो इसी तरीके से होंगे। सो अब तुम्हें एक चीज करनी है, तुम बाइक के अंदर चेक करना, कार के अंदर चेक करना, हर जगह पर तुम्हें इसी तरीके से अरेंजमेंट मिलेगी। जो कार होगा उसका जो हेडलैम्प होगा, जो उसकी हेडलाइट होगी उसका जो लैंप होगा वो इस तरीके से फिट हुआ होगा जिससे वो कहां पर रहे, तो भाई वो रहना चाहिए प्रिंसिपल फोकस पर। फिर बाहर की डिजाइन तो एज पर योर व्हीकल वेरी करती है। डन, तो ये हमने पहला यूज उसका देख लिया। जो दूसरा यूज है वो एक्चुअली में अब प्रैक्टिकल नहीं है, पहले शायद यूज होता होगा, तो वो था सेविंग मिरर्स के अंदर। टू सी फेस, जो बार्बर्स सेविंग करते हैं तो भाई उस सेविंग करने के लिए एज अ सेविंग मिरर भी तुम कनकेव मिरर को यूज कर सकते हो। जब पहले ऐसे वो हाथ में मिरर लेके जब सेविंग करते थे लोग, तब की बात है। क्या हो वहां पर किस तरीके से कनकेव मिरर यूज हुआ होगा, तो भाई हमें पता है जब तुम कनकेव मिरर को यूज करते हो तो उसमें तुम्हें मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बड़ी इमेज मिल सकती है। ओके, तो तुम्हारा जो फेस होगा उसका जो छोटा सा पोर्शन होगा वो तुम्हें मिरर के अंदर बड़ा दिखेगा, और अगर बड़ा पोर्शन तुम्हें दिखता है तो शेविंग में तुम्हें इजी रहता है, तुम काफी अच्छी तरीके से स्मूथली एंड करेक्टली शेविंग कर पाओगे।
अब ये यूज नहीं होता है, लेकिन पहले शायद एज अ सेविंग मिरर भी तुम कनकेव मिरर को यूज कर पाते, क्योंकि उससे तुम्हें तुम्हारा फेस का जो छोटा पोर्शन होता है उसकी बड़ी इमेज मिल पाती। सो दिस वाज योर सेकेंड यूज ऑफ कनकेव मिरर। उसके बाद जो थर्ड यूज है वो है डेंटिस्ट। uses concave mirror to see big image of tooth। जो थर्ड उसका यूज है वो है डेंटिस्ट के लिए, कि भाई डेंटिस्ट कनकेव मिरर को यूज उनके टूथ का, उनके टीथ का, सॉरी, उनके जो टीथ होता है उनका बड़ी इमेज, उनकी बड़ी इमेज देख सकते हैं। और अगर बड़ी इमेज होगी तो फिर वो जो उसको तकलीफ है, जो भी उसका डिजीज है या फिर उसका जो भी जिस भी चीज के लिए पेशेंट आया है उसको काफी अच्छी तरीके से करेक्ट कर पाएंगे अगर उन्हें टीथ की बड़ी इमेज मिलती है तो। और हमें पता है कनकेव मिरर की मदद से तुम ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज निकाल सकते हो। अभी में भी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बड़ी इमेज तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह भी होता है कि जब तुम कनकेव मिरर यूज करते हो तो जो इमेज रहती है वो तो सर बड़ी भी थी, एंड मोस्ट ऑफ द केस के अंदर तो वो मान लो आप कह सकते हो कि भाई वो तो उल्टी थी, इन्वर्टेड थी। लेकिन आपको पता है स्पेशल केस अवेलेबल था। अगर तुम ऐसा अरेंजमेंट करते हो कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में आए, अगर वो वहां पर रहता है तो फिर तुम्हें उसकी बड़ी इमेज मिलती है जो वर्चुअल होती है और साथ साथ वो इरेक्ट भी होती है। सो यहां पर तुम स्पेशल केस यूज कर रहे हो, ओके, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होना चाहिए, ओके। सो इस चीज में फर्स्ट न जाना कि भाई बड़ी इमेज तो सर हमें पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस के अंदर तो वो इन्वर्टेड थी। लेकिन हमें पता है लास्ट केस हमारे पास अवेलेबल था जहां पर इमेज आपको वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट से बड़ी साथ साथ इरेक्ट भी मिलती है। सो क्लियर, एकदम सारे डाउट। सेकेंड यूज वॉज सेविंग मिरर के अंदर, थर्ड यूज वॉज फॉर डेंटिस्ट। भाई वो यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जहां पर उन्हें टीथ की बड़ी इमेज मिल सकती है कनकेव मिरर को यूज करके। इन जो लास्ट यूज रहता है कनकेव मिरर का वो होता है नंबर 4 इन सोलार ओवन या फिर फर्नेंस। कि भाई सोलार ओवन या फिर फर्नेंस के अंदर तुम कनकेव मिरर को यूज कर सकते हो। कनकेव मिरर की मदद से क्या होगा, अगर तुम बड़े बड़े कनकेव मिरर यूज करते हो तो हमें पता है अगर बड़ा सा कनकेव मिरर है तुम्हारे पास और अगर तुम इस कनकेव मिरर को सन की तरफ डायरेक्ट करके रखोगे तो सन में से जो रेज आएंगे, जितने भी रेज इस कनकेव मिरर पर पड़ेंगे, तुम्हें पता है अगर वो सन के अंदर से आ रहे हैं, अगर वो सनलाइट है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिरेंगे। और जब कनकेव मिरर पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज गिरते हैं तो वो सारे के सारे एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और वो पॉइंट आपका होता है एफ, प्रिंसिपल फोकस। सो इस तरीके से हम कनकेव मिरर को सोलार फर्नेंसिस या फिर सोलार ओवन के अंदर यूज कर कर जो सनलाइट है उसकी हीट को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। फिर तुम इससे चाहो तो खाना पकाओ या फिर किसी चीज को अगर तुम्हें गर्म करना है तो उसको गर्म भी कर सकते हो। सो दिस वाज योर लास्ट यूज in your textbook of the concave mirror, कि by using the concave mirror you can concentrate the heat energy or you can say that sunlight obviously of the sun। तो भाई सनलाइट जो है उसको तुम कंसंट्रेट कर सकते हो किसी एक पॉइंट पर और फिर जैसा तुम्हें यूज करना है खाना पकाने के लिए या फिर किसी चीज को गर्म करने के लिए वो तुम तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। डन। सो दिस वाज योर लास्ट यूज विद द कनकेव मिरर।
डन। सो हमने 4 यूजेस देखे। पहला यूज था वो टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर या फिर हेडलाइट्स के अंदर, हेडलैम्प्स के अंदर, कनकेव मिरर का व्हीकल की। उसके बाद हमने चेक किया सेविंग मिरर, जो थोड़ा सा अजीब है लेकिन पहले यूज होता होगा। जो थर्ड था वो था आपका डेंटिस्ट के लिए। जो फोर्थ था वो था हीट एनर्जी को, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। अगर तुम्हें बड़े अमाउंट में, अगर तुम बड़े से कनकेव मिरर यूज करते हो तो काफी बड़े अमाउंट के अंदर तुम कंसंट्रेट कर पाओगे हीट एनर्जी को या फिर सनलाइट को। डन। तो इसी के साथ तुम्हारा कनकेव मिरर का यूजेस, ये जो क्वेश्चन था वो खत्म होता है। तुम्हें ये 4 यूजेस लिखने हैं इन डिटेल। ओके, जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से तुम्हें लिखने हैं, और तुम्हें आई थिंक 2 या फिर 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो ये खत्म हो गया हमारा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, और इसी के साथ कनकेव मिरर की सारी बातें खत्म होती है। हमने उसके अंदर टर्म्स भी डिफाइन कर लिए, बाद में हमने अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन भी चेक कर लिए, किस तरीके से इमेज बनती है वो भी देख लिया, और लास्ट में आज हमने जो उसका यूज है उसमें से भी कुछ यूजेस देख लिए। डन। तो कनकेव मिरर अब खत्म होता है। अब बारी आती है कन्वेक्स मिरर की, कि भाई स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स है, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो भाई हमें कन्वेक्स मिरर की भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। अभी देखो प्लेन मिरर की इमेज वो तो हमें रेगुलर लाइफ में पता है, उसके बाद कनकेव मिरर की इमेज उस पर हमने काफी टाइम दिया, सारे केस स्टडी किए, सारी इमेज पढ़ी। अब बात आती है कि भाई अगर कन्वेक्स मिरर है तो वहां पर तुम्हें किस तरीके से इमेज मिलती है, किस टाइप की इमेज मिलती है और कैसे। तो अब हम रिफ्लेक्शन स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो जो हमारा अब का टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, डन। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक रहने वाला है पढ़ना जो है हमें, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। अब तुम्हें पता है पहला ऑप्शन ये है, अगर तुम्हें इमेज फॉर्मेशन चेक करना है, रिफ्लेक्शन चेक करना है, तो कि भाई तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो। तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एज यूजुअल तुम्हें स्टैंड लेना होगा, तुम्हें सीट्स चाहिए, मतलब तुम्हें स्क्रीन चाहिए जिस पर तुम इमेज ले सको, तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद तुम्हें एक कन्वेक्स मिरर चाहिए, फिर कन्वेक्स मिरर को तुम्हें अरेंज करना होगा, फिर तुम स्टैंड को अरेंज करोगे, स्क्रीन को अरेंज करोगे, फिर तुम एक ऑब्जेक्ट लोगे, और ऑब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं एक कैंडल। तो फिर तुम्हें उस कैंडल को यूज करना है, उसको अलग अलग पोजीशन पर रखना है, और जो तुम्हें इमेज मिलती है उसको स्क्रीन पर कैप्चर करना है। फिर तुम्हें इमेज को चेक करना है कहां पर मिली, किस टाइप की थी, मतलब साइज क्या है, पोजीशन क्या है एंड नेचर क्या है। तो ये हमारा था पहला ऑप्शन कि भाई खुद से एक्सपेरिमेंट कर लो, एंड कन्वेक्स मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इमेज फॉर्मेशन बनती है, वो तुम जान पाओगे। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आके रह जाता है, हमारे पास अभी ना तो स्टैंड है घर पर, ना तो कन्वेक्स मिरर है, ना तो कोई अरेंजमेंट है, तो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए। सो वो तो पॉसिबल है नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट के अलावा क्या कोई मेथड है जिसकी मदद से आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ सकते हो? तो उसका आंसर है यस, रे डायग्राम। अगर तुम रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम में फिर से बेसिक सी चीजें जो हम कनकेव मिरर पे यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर के अंदर। मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड लेना है एज ए बी, फिर तुम उसको अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करोगे। लेकिन अभी उस पर थोड़ा डीप में बात करेंगे। एक तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, पहले ये याद रख लो, और बाद में तुम्हें रेज चाहिए। फिर से वही बात कि भाई काफी सारे रेज निकलते हैं, अगर सबको लेने जाओगे, सबका अगर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करोगे तो काम नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें कम से कम दो रेज यूज करने हैं। ऑब्जेक्ट में से 2 रेज निकालो, उनका रिफ्लेक्शन देखो, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज होगी। जब इमेज मिल जाती है तो उसको चेक करो, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, वर्चुअल है या फिर रियल, साइज बड़ी है या फिर छोटी,
इसी तरीके से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के अंदर। सो पहला रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो जो पहला रे डायग्राम होगा, आपको पता है रे डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो पहले तुम्हें पोजीशन लेनी होती है ऑब्जेक्ट की। डन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ओके, फटाफट से। अब तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्विकली। तो पहले हमें लिखना होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे? सेम चीज, पहला केस जो हमने कनकेव मिरर में लिया था कि भाई मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर है, काफी बड़े ऑब्जेक्ट की तुम्हें इमेज चेक करनी है, ओके। तो यहां पर पहले मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना होगा एट इंफिनिटी, और तुम लिख सकते हो एट इनफाइनाइट, काफी दूर। इंफिनिटी लिखो, इनफाइनाइट लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब मुझे यहां पर ड्रॉ करनी है चीजें, मतलब मुझे पहले तो एक कन्वेक्स मिरर चाहिए होगा। कन्वेक्स मिरर मतलब पता है ना, अ स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ओके। तो ये आ गया मेरा एक कन्वेक्स मिरर। देख रहे हो, जो अंदर की सरफेस थी उसको मैंने कोटिंग की है, बाहर की सरफेस है वो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। डन, इसको नाम दे दो एपर्चर को mn। अब तुम्हें पता है बीच में जो होगा वो होगा पोल। फिर तुम्हें ड्रॉ करनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और जब तुम कन्वेक्स मिरर की बात करते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हें दोनों तरफ ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा इस साइड पर रहने वाला है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो तुम्हें मिलेंगे वो हमें इमेजिनरी मिलते हैं। सो इस तरफ का जो पोर्शन होगा उसको भी यूज करना पड़ेगा, ओके। सो हियर इट्स योर कन्वेक्स मिरर, pole of the mirror, and now I want principal axis. Principal axis मतलब an imaginary line passing through pole and center of curvature, okay। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को रख दूंगा इस लाइन पे। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। डन। अब हमें पता है, देखो ये चीज याद रखना, जब तुम बात करते हो कन्वेक्स मिरर की, तो जो प्रिंसिपल फोकस एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो उस साइड पे नहीं होंगे, इस साइड पे नहीं रहने वाले, ओके। वो सारे अंदर की तरफ होते हैं। ये कैसे पता चलता है? सिंपली तुम्हें एक स्फीयर इमेजिन करना है कि भाई ये जो कन्वेक्स मिरर है वो किस स्फीयर का पार्ट होगा। तो अगर तुम्हें स्फीयर गेस करना है तो देखो ये एक कर्व्ड सरफेस है, तो आई थिंक जो स्फीयर होगा वो इस तरीके से होना चाहिए, पता है ना, इस तरीके से स्फीयर बनेगा। तो ये जो पूरा स्फीयर बना उसको इमेजिन करो, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा अगर स्फीयर इस तरफ बन रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो भी इस तरफ होना चाहिए, और जिस तरफ सेंटर होता है उसी के बीच में आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। सो हियर ऑल मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ विल बी ऑन द अदर साइड देन दी कनकेव मिरर। उसमें उस तरफ रहते थे, यहां पर इस तरफ हो गए। सो मान लो यहां पर कहीं पर है F, एंड जितना ये डिस्टेंस है उससे ट्वाइस, मतलब यहां पर कहीं पे गेस कर लो C। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब बात कर रहे हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इनफाइनाइट पर है, मतलब काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। इनफाइनाइट मतलब काफी दूर होगा, तो मुझे उसको अगर यहां पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं एकदम एंड पर रिप्रेजेंट करूंगा, वो भी इस तरीके से। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट जो काफी बड़ा है, ओके। और ये एक्चुअली में कहां पर है? तो भाई ये एक्चुअली में इनफाइनाइट पर है, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद तुम्हें ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखानी है। डॉट डॉट का मतलब काफी दूर, एट इनफाइनाइट। और ये ऑब्जेक्ट वहां पर है। ऑब्जेक्ट का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं ए, और उसके बाद जो बॉटम होगा उसको हम कहेंगे बी। तो यहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, कन्वेक्स मिरर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे रिफ्लेक्शन चेक करना है। एंड तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन देखने के लिए तुम्हें रे डायग्राम में कम से कम 2 रेस चाहिए। तो उन्हीं 2 रेस को यहां पर इंट्रोड्यूस करो। पहला जो रे होगा
वो निकलेगा ऐसे, और वो हमें लेना है जो हम ऑलवेज लेते हैं वही यूजुअल पैरेलल। ओके, और यहां पर तो तुम दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसमें से जितने भी रेज आएंगे वो सारे के सारे पैरेलल ही आएंगे। देयर इज नो अदर चॉइस, सारे रेज होंगे वो पैरेलल ही आएंगे, पैरेलल के अलावा कोई रे यहां पर पहुंच ही नहीं सकता है। यहां पर चीज क्या होती है कि जितने भी रेज आते हैं वो यहां पर आते आते पैरेलल हो जाते हैं। सो ऑल द रेज आर पैरेलल, और उन्हीं में से मैं दो ट्राई करूंगा। ये पहला आ गया जो ए में से निकल रहा था, सेकेंड वन जो बी में से निकलता हुआ आएगा। देख रहे हो दोनों को मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, अगर थोड़ा सा इधर उधर है तो उसको तुम पैरेलल कंसीडर कर लेना। ओके, सो ये आ गए हमारे दोनों रेज। अब तुम्हें दोनों को रिफ्लेक्ट करवाना है, चेक करो। देखो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स मिरर। चीज याद करो जो आपकी है, तो भाई चीज हमारी ये थी कि जो ओके तो ये जो आपका पहला रे है वो तुम्हें पता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अ रे is falling parallel to the principal axis on a convex mirror. You know the concept कि जो रे होगा उसका रिफ्लेक्शन होकर जाएगा किस तरीके से, तो भाई वो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो एफ में से बाहर निकल रहा हो। ओके, क्योंकि एफ के पास तो पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि एफ तो भाई मिरर के पीछे है और यहां पे लाइट नहीं आ सकती है। ओके, ये इमेजिनरी पोर्शन है मिरर के पीछे का, डन। तो लाइट यहां पर आ नहीं सकती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होके जा रही है वो ऐसा तुम्हें अपीयर होता है कि एफ में से निकल रही थी। सो वो इस तरीके से जाएगी, देख रहे हो, रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ऊपर की तरफ। अगर तुम उसको इमेजिनरी पीछे खींचते हो तो ऐसा लगता है कि वो एफ में से आ रहा था। सेम इसी के साथ भी वही होगा, क्योंकि ये भी आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ, और तुम्हें अगर तुम पीछे की तरफ इमेजिनरी उसको खींचोगे थोड़ा सा तो ऐसा तुम्हें अपीयर होगा कि वो एफ में से निकल रहा था। अब यहां पर देखो, ये जो है वो आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है वो आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। अब एक जा रहा है इस तरफ ऊपर, तो सेकेंड वन इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो भाई इन दोनों रेज का तो साथ में इंटरसेक्ट करने का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट तो नहीं कह सकते हो, लेकिन एटलीस्ट दोनों एक दूसरे से फार हो रहे हैं, दे आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर। सो ये तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो भाई रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने स्पेशल केस में यूज किया था कि भाई इमेजिनरी चेक करो। तो देख रहे हो इमेजिनरी पोर्शन मतलब आपको पीछे ले जाना है, तो अगर तुम इस इमेजिनरी पोर्शन को चेक करोगे तो ये पहला रे, ये दूसरा रे, तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये जो है प्रिंसिपल फोकस पर इमेजिनरी, ऐसा तुम कह सकते हो कि भाई यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, बट इट्स नॉट अ रियल थिंग। ओके, इट्स अ इमेजिनरी इंटरसेक्शन, डन। तो भाई यहां पर तुम्हें इमेज मिलेगी, और ये इमेज कैसी रहने वाली है, वो होगी इमेजिनरी, वर्चुअल। एक्चुअली में यहां पर इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये तुमने इमेजिनरी करवाए हैं, डन। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन कंप्लीट। अब तुम्हें करना है, यहां पे मैं नाम दे दूंगा डी और ई। अब तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज सबसे पहले आएगी, देखो जो इमेज है वो कहां पर मिली, तो भाई वो इमेज तुम्हें मिली है एफ पर। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, एट एफ। और एक चीज तुम्हें यहां पर और स्पेसिफाई करनी होगी कि भाई एफ जो है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे, डन। तो यहां पर तुम्हें लिखना होगा बिहाइंड द मिरर।
तो ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। फिर तुम्हें चाहिए साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज चेक करो, एकदम पॉइंटेड मिल रहा है, एकदम छोटा। काफी बड़ी ऑब्जेक्ट था, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज है वो एकदम छोटी सी। सो यू कैन राइट दैट हाईली डिमिनाइज्ड। या फिर हम कह सकते हैं पॉइंटेड, एकदम छोटा सा एकदम पॉइंट मिल रहा है। ओके, एंड फिर बात आती है नेचर की। नेचर में यहां पर लिख रहा हूं, ये तुम्हें यहां पर याद रखना होगा। ओके, पहली चीज तुम्हें पता चल गई, कॉन्सेप्ट यूज करो। एक्चुअली में इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब इमेज रियल नहीं है, कैसी होगी तो वो होगी वर्चुअल। अगर रियल नहीं है तो ओनली वन ऑप्शन इज देयर एंड इट्स वर्चुअल। तो नेचर होगा वर्चुअल। एंड फिर आपको पता है जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। ओके, सो वर्चुअल एंड वर्चुअल को देखकर तुम लिख सकते हो इरेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला केस, पहला रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स मिरर। अब ट्राई करते हैं दूसरी चीज। और अच्छी बात यह है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर सिर्फ 2 ही रे डायग्राम हो गए। जैसे कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास 6 डायग्राम थे अलग अलग पोजीशन के लिए, यहां पर सिर्फ 2 हो गए। क्यों सिर्फ 2 मैं अभी बताता हूं, पहले ये तुम चेक कर लो। तो भाई ये हमारा होगा पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट अब यहां पर रखोगे, यहां पर ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पर, यहां पर ऑब्जेक्ट तुम्हें नजदीक लाना है, मतलब इनफाइनाइट पर नहीं होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कहीं पे भी जो तुम मेजर कर सको। अब इनफाइनाइट मेजर नहीं हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट से लेकर मिरर तक बीच में कोई भी डिस्टेंस जो फाइनाइट है, कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट को रख लो। तो यहां पर तुम लिखोगे इन बिटवीन infinite and P of mirror। कहीं पे भी तुम ऑब्जेक्ट को रख दो, बस इनफाइनाइट पर नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट से लेकर मिरर के पोल, मिरर के पोल मतलब मिरर तक बीच में कहीं भी तुम्हें ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ओके, चलो तो हमें कन्वेक्स मिरर चाहिए। सो कन्वेक्स मिरर, उसके बाद ये हो गया P, M एंड so here is your principal axis, very good। now the other side we have another portion। अब तुम्हें पता है कन्वेक्स मिरर मतलब सारी चीजें इस तरफ होगी, यहां पर कहीं पे F होगा और यहां पर कहीं पे होगा C। देखो अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूं कि क्यों यहां पर तुम कनकेव मिरर की तरह C से थोड़ा दूर या फिर C एंड F के बीच में या फिर F एंड P के बीच में ऐसे क्यों केस कंसीडर नहीं कर सकते हो। सिर्फ डायरेक्ट ये केस क्यों आ गया कि भाई कहीं पे भी रख दो, ऐसे स्पेसिफाई करके अलग अलग पोजीशन क्यों पॉसिबल नहीं हुई। तो भाई उसका सिर्फ एक ही रीजन है, यहां पर चेक करो प्रिंसिपल फोकस कहां पर है, मिरर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, मिरर के पीछे। सो अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकलेगी वो यहां पर गिरेगी, लेकिन यहां पर तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। यहां पर अगर कोई लाइट गिरती है तो वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि यहां पर तो तुमने कोटिंग कर दिया है। सो ये रीजन है कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट रखने से कुछ नहीं होता है, उसकी कोई इमेज नहीं मिलती है। ओके, क्योंकि उसमें से जो रेज निकलेंगे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे। ये उसका सिंपल बेसिक रीजन था। अब अगर तुम्हें और थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाला रीजन चाहिए ना, तो वो ये रहेगा कि भाई ये जो पीछे का पोर्शन है ना, ये सारा का सारा इमेजिनरी पोर्शन है। देखो सारे रेज इमेजिनरी बन जाते हैं, और इमेजिनरी पोर्शन मतलब मिरर के अंदर। जैसे हमें फील होता है अगर तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो
और जब तुम अपनी इमेज देखते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी चीजें, अगर बड़ा सा प्लेन मिरर है तो तुम्हें मिरर के अंदर दिखती है एज इट इज। हाँ वो उल्टी हो गई होगी, लेकिन एज इट इज तुम्हें दिखती है कि भाई जितना डिस्टेंस तुम्हारा यहां पर है, मिरर के अंदर भी तुम्हें उतना डिस्टेंस दिखता है। लेकिन तुम्हें पता है वहां पे पीछे कुछ भी नहीं है, दीवार है, कोई भी डिस्टेंस वहां पर है नहीं। उसी तरीके से ये जो पीछे का पोर्शन रहता है ना, ये इमेजिनरी पोर्शन है, ये मिरर के अंदर होगा, वहां पर तुम जा नहीं सकते हो, वहां पर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हो। तो अगर तुम्हें ये पीछे वाला अंडरस्टैंडिंग या फिर इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट पता चला हो तो वो समझ लो, उससे तुम ये चीज गेस कर पाओगे क्यों यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। या फिर जो मैंने बेसिक बताया वो सोचो कि भाई अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हो दूसरी साइड में तो रेज यहां पर आएगा जिसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। डन, डाउट क्लियर। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है जनरल कि भाई इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन इनफाइनाइट से लेकर पी तक कहीं पे भी रख दो, इनफाइनाइट से लेकर कहीं पर भी रख दो, नो एनी लिमिटेशन, कहीं पे भी रख दो। मान लो मैंने यहां पर रख दिया, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट जो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ऊपर होगा ए, नीचे होगा बॉटम बी। अब मुझे रिफ्लेक्शन चेक करना है तो मुझे दो रेज निकालने होंगे। एज यूजुअल रेज यूज करते हुए पहला तो ऑलवेज पैरेलल रहता है, तो पैरेलल निकालो। थोड़ा सा मिरर देखो यहां पर मैं बड़ा कर रहा हूं, ओके, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको काफी बड़ा कर दिया, या फिर ऑब्जेक्ट को छोटा करता हूं। तो ये जो पहला निकलेगा वो होगा पैरेलल। एज यू कैन सी दैट दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कहीं टकरा रहा है। उसके बाद मुझे दूसरा रे चाहिए, तो भाई दूसरा रे जो मैं निकालने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो सी में से निकलना चाहिए, क्योंकि सी वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है। अगर कोई रे सी में से निकलता है या फिर सी की डायरेक्शन में जाता है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ पर जाएगा, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहां पर तुम्हें पता है सी में से निकल नहीं सकता है या फिर सी में जा नहीं सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में तो आ सकता है ना। तो ये आ गई सी की डायरेक्शन। हमें सी के साथ कनेक्ट करना है, ओके। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको एक क्लियर व्यू दिखे। देखो ये पीछे का पोर्शन है, ओके, वहां पर रे जाएगा नहीं। सो डॉटेड लाइन से इमेजिनरी है इसलिए डिनोट कर रहा हूं। यहां से लाइट रे आ सकती है, मतलब कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं, ओके, मुझे हेड में से निकालना है। इसको इधर उधर करके ये डायरेक्शन जो है वो सी की होनी चाहिए। देखो हो गया। देख रहे हो ये रे है वो तो इतना ही है, यहां से लेकर यहां तक। पहला रे डी पर टकराया, दूसरा रे टकराया ई पर, लेकिन जो दूसरा रे था उसकी डायरेक्शन सी की तरफ थी। अगर मिरर नहीं होता तो यहां पर टच कर जाता। सो दो रेज मैंने यूज कर लिया, ओके। अब रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट यूज करो। पहले से तुम्हें पता है अगर कोई रे कन्वेक्स मिरर के अंदर पैरेलल आता है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा कि भाई तुम्हें लगेगा वो एफ में से निकल रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अभी ये निकाल देता हूं, ओके, वो तुम देख लेना क्या लिखा था मैंने। तो जो रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा और रे जाएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ऊपर की तरफ जा रहा है। लगता है तुम्हें ऐसा, अगर तुम पीछे उसको थोड़ा सा खींचोगे तो वो एफ में से निकलता हुआ होगा। तो डॉट डॉट मतलब इमेजिनरी पोर्शन। इस तरीके से पहला रे और दूसरा रे मुझे पता है सी की डायरेक्शन में कन्वेक्स मिरर के लिए उसी पाथ पर वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, ओके। तो ये जाएगा इस तरीके से, मतलब आया जिस पाथ पर था टकराकर वही पाथ पर वापस जाएगा। अब देखो एक रे जा रहा है इस तरीके से, दूसरा रे जा रहा है ऊपर की तरफ। दोनों अगेन फार फ्रॉम ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे रियल में। तो अगर तुम्हें इंटरसेक्शन करना है, अगर इंटरसेक्शन चाहिए, अगर इंटरसेक्ट करवाना है तो इमेजिनरी कंसीडर करो। तो भाई वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इमेजिनरी पोर्शन जो पीछे है वो पहले रे का,
और ये इमेजिनरी पोर्शन जो दूसरे रे का है पीछे की तरफ, तो यहां पर तुम्हें कहीं पे दिख रहा है इमेजिनरी इंटरसेक्शन। तो भाई यहां पर तुम इस तरीके से इमेज बना सकते हो, ए डेस्क बी डेस्क, और ये जो इमेज है वो इमेजिनरी इंटरसेक्शन से मिली है, मतलब ये रियल इमेज नहीं है, ये इमेज होगी वर्चुअल। सो इस तरीके से तुम दूसरा केस भी स्टडी कर सकते हो। कंप्लीट। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसी तरीके से। तो पहले तुम्हें लिखना होता है पोजीशन। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ओके। अब मैं सिर्फ पोजीशन लिख रहा हूं, चेक करो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है। तो ये हमारा F और ये हमारा P, जो इमेज है वो तुम्हें P एंड F के बीच में मिली है। तो जो तुम्हारी पोजीशन ऑफ इमेज होगी, लिख ही देता हूं ओके, कंफ्यूजन ना हो। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज मतलब बिटवीन P एंड F, और फिर से डिफाइन करो बिहाइंड द मिरर। उसके बाद साइज चेक करो, देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना बड़ा था, इमेज तुम्हारी इतनी सी, मतलब साइज कम हो गई है, जो साइज है वो है डिमिनिश्ड, कम हो गई है। तो ये आ गया साइज। एंड द लास्ट थिंग इज नेचर। तो अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो इमेज है वो इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनी है, मतलब वो वर्चुअल होगी। एंड जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, जो तुम यहां पर देख भी पा रहे हो। ए बी इस तरीके से था, तो यहां पर तुम्हें उसका ऊपर की तरफ ही हेड मिला है और नीचे ही बॉटम मिला है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी के साथ सिर्फ दो ही केस थे कन्वेक्स मिरर के लिए, बस दो ही पॉसिबिलिटीज है। इन्हीं दो तरीके से तुम इमेज निकाल पाओगे, निकल सकती है कन्वेक्स मिरर की मदद से। दोनों रे डायग्राम तुम्हारे पास है। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। आज के लिए बस इतना ही हम रखने वाले हैं। आज हमने क्या किया, तो पहले हमने यूज पढ़े कनकेव मिरर के, और बाद में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर हम यूज चेक करेंगे कन्वेक्स मिरर के, उसके भी यूजेस है ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरीके समझ में आ गई है, एंड कोई डाउट नहीं होगा। इन डिटेल हमने सब एक्सप्लेन किया है तुम्हें। सो अगर सब समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, एंजॉय किया हो, तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक यू।